हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैप काइनेज सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। ये टॉपिक सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के अंडर आता है जो कि CSIR यूनिट 4 में है। तो क्विकली एनालिटिक्स देख लेते हैं। ये CSIR यूनिट 4 में इंक्लूडेड है। क्वेश्चंस एंड पार्ट बी एंड सी में पूछा जाता है। ओवरऑल इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आस्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग इज ओवरव्यू ऑफ द पाथवे और पाथवे के कंपोनेंट्स म्यूटेट कर दिया तो क्या आउटकम होने वाला है, ये सब के बारे में। तो ओवरऑल पाथवे के समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से मास्टर करने के लिए आप लोग पाथफाइंडर बुक सेट का यूज़ कर सकते हो, जिसमें पाथफाइंडर बुक नंबर 1 में आपको मिल जाएगा ये वाला कंसेप्ट एंड इसका पेज नंबर है 382। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोग स्टार्ट कर रहे हो अभी प्रिपरेशन, देन ज़रूर आप देखना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, जो कि एल्बर्ट्स के बुक है या फिर लोडिश के बुक है। ये 2 बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। इसका भी लिंक अमेजॉन लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो मैप काइनेज सिग्नलिंग पाथवे इज एक्चुअली नोन एज माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज सिग्नलिंग पाथवे। तो माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज क्या होता है? तो ओवरऑल ये काइनेज से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर सिग्नलिंग पाथवे है, यहाँ पे बहुत सारे काइनेज का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो फॉस्फोराइलेशन करता है, राइट। यहाँ पे जो रिसेप्टर है इसको बोलता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और RTK। ये एक एंजाइम जैसे काम करता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बाइंड टू द लिगैंड। इन दिस केस द लिगैंड इज नोन एज अ माइटोजन, जो कि माइटोसिस को प्रमोट करता है। सिंपल वर्ड में ये माइटोजन होता है ग्रोथ फैक्टर। ऐसे बहुत सारे मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है जो कि ओवरऑल ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवेज को रेगुलेट करता है। जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उसका एक पर्टिकुलर EGFR उसका रिसेप्टर है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, उसका जो रिसेप्टर होगा वो PDGFR होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जो सिंपल चीज़ है, माइटोजन बाइंड होने के बाद क्या हो जाता है? रिसेप्टर का डाइमेराइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ये सिग्नलिंग स्टार्ट करने में। अभी ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ये स्पेसिफिक रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट कर सकता है। स्पेशली ये टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करता है। अब रिसेप्टर का C टर्मिनल डोमेन में, जो कि साइटोप्लाज्म में है, उसमें फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू बन जाता है। अभी ये फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू कैसे बनता है? रिसेप्टर के फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। अब ये फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू पे सेवरल एडाप्टर मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है, जैसे GRB2 और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बाइंडिंग 2 प्रोटीन। दिस GRB2 हैज़ SH2 डोमेन और ये एक एडाप्टर जैसे काम करता है। SH2 डोमेन सिलेक्टिवली फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यूज को डिटेक्ट करता है। अब GRB2 के साथ बाइंड करता है एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसको बोलते हैं SOS और सन ऑफ 7 लेस। अब इसका नाम ऐसे वियर्ड क्यों है, अगर आपको जानना है तो आप क्लिक कर सकते हो आई बटन में। इसका नामकरण कैसे किया गया था, कैसे ये एक म्यूटेंट स्क्रीन से डिस्कवर किया गया था, इसका पूरा स्टोरी मैंने दे रखा है और ज़रूर देखना इसको आई बटन में क्लिक करके। तो सन ऑफ 7 लेस एक गुआनोसिन एक्सचेंज फैक्टर है। तो गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर या गेफ मॉलिक्यूल्स क्या करता है? जो G प्रोटीन होता है, जैसे यहाँ पे मोनोमेरिक G प्रोटीन रैस होता है, इसका GDP को रिप्लेस कर देता है GTP से। इन सिंपल वर्ड्स इट एक्टिवेट्स रैस। अब रैस जब एक्टिवेट हो जाता है तब क्या होता है? उसके पहले हम लोग ये देखेंगे, रैस जब एक्टिवेट होता है तब GTP बाउंड होता है और ऐसे सेम स्कीमा हम लोगों ने G प्रोटीन कपल रिसेप्टर में देखा है। सिर्फ एक ही फर्क है कि रैस मोनोमेरिक है और वहाँ पे हम लोगों ने ट्राइमेरिक G प्रोटीन देखा है। Anyway, once RAS is activated, after a point of time, there would be other particular molecule such as GAP, जो कि GTPase एक्टिवेटर प्रोटीन है। ये GTP को हाइड्रोलाइज करके फिर से GDP बना देगा और RAS इनएक्टिव हो जाएगा। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ सिग्नलिंग का कैसे हो रहा है आपको तुरंत पता चल गया। तो अभी देखते हैं भाई, RAS तो एक्टिवेटेड हो चुका है, तो अभी डाउनस्ट्रीम क्या इवेंट्स होने वाला है। तो रैस GTP बाउंड स्टेट में एक्टिव है और ये रैफ को एक्टिवेट कर देता है। रैफ फर्दर एक्टिवेट करता है मेक को फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। मेक भी एक काइनेज है। तो ये जो रैफ, मेक, अर्क ये सब है, यही है मैप काइनेज। सो मैप काइनेज पाथवे में देयर इज हायरार्की।
समथिंग इज नोन एज मैप काइनेज, तो उसको जो फॉस्फोराइलेट करते हैं उसको मैप काइनेज बोलता है, और उसका भी ऊपर हायरार्की में है मैप काइनेज, मैप के, मैप डबल के, मैप ट्रिपल के, ऐसे। तो ये एक हायरार्की है, और इसी हायरार्की में डिफरेंट प्रोटीन आता है। जैसे रैफ यहाँ पे हो जाएगा मैप ट्रिपल के, मेक हो जाएगा मैप डबल के, आर्क हो जाएगा मैप के, ऐसे। अभी ये जो नाम है रैफ, मेक, आर्क, ये नाम डिफरेंट हो सकता है लेकिन हायरार्की सेम ही होता है। एनीवे, मेक एक्टिवेट करता है आर्क को। आर्क भी एक काइनेज एंजाइम है जो कि मेक के द्वारा फॉस्फोराइलेट होता है। फॉस्फोराइलेट होने के बाद आर्क ट्रांसलोकेट करता है न्यूक्लियस में और इंटरैक्ट करता है सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ। जैसे एपी फैमिली का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसके साथ आर्क इंटरैक्ट करता है और AP1 फैमिली के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करता है। अब कौन सा जीन एक्टिवेट होता है? जो जीन एक्टिवेट होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला जीन है जो रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन एंड डिवीजन, जैसे साइक्लिन D1। सर्वाइवल को जो रेगुलेट करता है जैसे CMYC, BCL2, BCLXL, ये भी मैप काइनेज टारगेट जीन्स है। देयर आर मेनी अदर टारगेट जीन्स ऑफ मैप काइनेज पाथवे, ओनली few are highlighted. Anyway, one of the major gene that is upregulated by this MAP kinase pathway is the cyclin D1. cyclin D1 का mRNA बनता है और cyclin D प्रोटीन बनता है। cyclin D उसका CDK पार्टनर CDK4 और 6 के साथ इंटरैक्ट करके क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करता है सेल साइकिल प्रोग्रेशन में। ये PRB को, जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, उसको फॉस्फोराइलेट करता है एंड इसके बाद E2F रिलीज हो जाता है। इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो है, आप आई बटन में देख सकते हो। बट मोरल ऑफ द स्टोरी, साइक्लिन D एक्टिविटी जब बढ़ जाता है वो फर्दर साइक्लिन बनाता है या फिर सेल साइकिल प्रोग्रेशन होने में जो प्रोडक्ट होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन करता है। अभी क्या हो जाता है, अभी हमारा जो सेल साइकिल का ओवरऑल प्रोग्रेशन है वो G1 से लेके S फेज तक हो पाता है, और इसके ऊपर किसका ओवरऑल इम्पैक्ट है, मैप काइनेज पाथवे का। तो G1 एक ऐसा फेज है जहां पे सेल को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आगे जाके हम लोग सेल डिवाइड करेंगे या ना करेंगे। G1 में ही सेल एनकाउंटर करता है माइटोजेन, ग्रोथ फैक्टर, इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स है उसको सैंपल करता है G1 फेज में। अब G1 फेज में सैंपल करने के बाद वो डिसीजन लेता है आइदर तो प्रोलिफरेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि मैप काइनेज पाथवे कैसे काम करता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो कैंसर होता है, कैंसर में मैप काइनेज पाथवे का रोल क्या है। देखिए, कैंसर भी एक पाथवे है जहाँ पे क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। तो ऐसे कौन सा सिचुएशन है? ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे गैप प्रोटीन रैस को इनएक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा है। कौन सा ऐसा सिचुएशन? शायद ये रैस एक म्यूटेटेड वर्जन ऑफ रैस है जो कि रैस को कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव कर देता है, मतलब हमेशा रैस एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब माइटोजेन है नहीं है रैस को फर्क नहीं पड़ता है, रैस हमेशा एक्टिवेट रहेगा। तो गैप इसको कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डाउनस्ट्रीम पाथवे मॉलिक्यूल्स है जैसे मेक, आर्क, ये सब लोग फॉस्फोराइलेट होते जाएगा और जो ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन वाला जीन है वो अपरेगुलेटेड होते जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस होते जाएगा। सेलुलर लेवल पे उसका रिस्पॉन्स क्या है? सेलुलर लेवल पे वो प्रोलिफरेशन को इंक्रीज कर देगा, अनकंट्रोल्ड कर देगा और सेल डिवीजन को ऑगमेंट करेगा। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स इट इज टर्निंग दो सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। तो जब भी कैंसर का एनालिसिस किया गया है, ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस ये रैस मैप काइनेज पाथवे म्यूटेटेड होता है। तो ओवरऑल क्या होता है, ये सब म्यूटेशन के वजह से या फिर ये पाथवे का मैल फॉर्मेशन के वजह से, मैल फंक्शनिंग के वजह से कैंसर हो सकता है। एनीवे, मैप काइनेज पाथवे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे के साथ भी इंटरैक्ट करता है। कैसे? जैसे जी प्रोटीन पाथवे में बीटा एरेस्टिन एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो कि जी प्रोटीन पाथवे का रेगुलेशन में हेल्प करता है। कभी कभार बीटा एरेस्टिन SRC काइनेज के साथ भी बाइंड करता है और SRC काइनेज ऐसे आर्क को एक्टिवेट करता है। तो इसको बोलते हैं सिग्नलिंग क्रॉसटॉक। तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था जी प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे और आज हम लोगों ने पढ़ा मैप काइनेज पाथवे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि ये सारे पाथवे आइसोलेटेडली ऑपरेट करता है एक सेल में। जो सेल में जी प्रोटीन पाथवे काम कर रहा है वो सेल में मैप काइनेज पाथवे भी काम कर सकते हैं और दोनों के बीच में ओवरलैप भी हो सकता है डिफरेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो वो चीज़ हम लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है।
तो ओवरऑल हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा कि कैसे मैप काइनेस पाथवे काम करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन के बारे में, जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव रैस। तो आपको पता ही चलेगा कि भाई रैस एक्टिव होगा तो मैप काइनेस पाथवे हमेशा चलते रहेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अप रेगुलेशन ऑफ दोज जीन्स विच रेगुलेट प्रोलिफरेशन, राइट। तो ये सब छोटा छोटा नीटी-ग्रिटी डिटेल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पार्ट बी स्टाइल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कभी कभार पार्ट सी में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। यहाँ पे बोला है, ए रिसर्चर वॉज फॉर्मुलेटिंग अ नोवेल ड्रग विच ही थिंक्स कैन इंड्यूस cell growth by positively regulating MAP kinase signaling pathway. In order to test his hypothesis, he divided HEC cells into two sets, control and treated. Then tested them for MAPK signaling activity. And what was the activity readout? Phosphorylation of ARC. हम लोगों ने अभी देखा कि ARC जब भी phosphorylation होता है तब MAP kinase का एक्टिवेशन आप मान सकते हो। तो वेस्टर्न ब्लॉट का रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पे क्या किया है उसने? फॉस्फो आर्क वर्सेस आर्क का वेस्टर्न ब्लॉट किया है। तो ऑब्वियसली मैप काइनेस पाथवे जब एक्टिवेट होगा तब क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आर्क का फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब आर्क का लेवल कम हो जाएगा लेकिन फॉस्फोराइलेटेड आर्क का लेवल बढ़ते जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को वेस्टर्न ब्लॉट में जो दिखाई दे रहा है, ट्रीटमेंट के बाद आर्क का लेवल जो है और उसके साथ जो हमारा फॉस्फो आर्क का लेवल है, जो कि बढ़ना चाहिए था अगर मैप काइनेस पाथवे एक्टिवेट होता है, वो तो नहीं हुआ, लेकिन फॉस्फो आर्क का लेवल जो बेस लेवल पे रहता है उससे भी कम हो गया। कंट्रोल में जितना फॉस्फो आर्क का लेवल रहता है उससे भी कम हो गया। मतलब मैप काइनेस पाथवे तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं, ये उल्टा से इनएक्टिवेट हो चुका है। तो इसमें आंसर क्या होगा? मैप काइनेस सिग्नलिंग इज नॉट एक्टिवेटेड अपॉन ड्रग ट्रीटमेंट एंड द इंटरप्रिटेशन नीड टू बी चेंज्ड। तो इंस्टेड ऑफ इवोकिंग एनी काइंड ऑफ सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन, ये क्या कर रहा है? मैप काइनेस पाथवे को इनहिबिट कर रहा है। अभी ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है वो आप मेरे को बता सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लू देता हूँ। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैप काइनेस पाथवे इज द ओनली ग्रोथ पाथवे। शायद वो रिसर्चर ने देखा ये पर्टिकुलर ड्रग डालने के बाद सेल डिवीजन बढ़ जाता है, सेल सर्वाइवल बढ़ जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है, ये सब उसने देखा है। इसलिए वो एक हाइपोथेसिस टेस्ट किया कि मैप काइनेस पाथवे इन्वॉल्व है कि नहीं। ये पर्टिकुलर रिजल्ट तो बोलते हैं कि मैप काइनेस पाथवे इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन मैप काइनेस इज नॉट ओनली द पाथवे दैट रेगुलेट सेल डिवीजन एंड सेल प्रोलिफरेशन। बाकी पाथवे भी तो हो सकता है, राइट? ये हो सकता है एक ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके बताइए आपका ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन क्या है। एनीवे, if you want more lecture notes, flashcards that would help in your preparation, you can follow me on Facebook and Instagram, क्योंकि Instagram में सारे का सारे flashcard दिया जाता है जो कि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर मेरा चैनल को सपोर्ट करना है आप कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द सुपर थैंक्स बटन विच इज प्रेजेंट ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ ईच वीडियो। यू कैन पे यूजिंग Paytm, PayPal and UPI. Anyway, all my social media links are provided in the description. Check out the description and feel free to connect. Don't forget to comment in the video. Your comment make my day. So आपका जो कमेंट होता है उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी होता है वो मेरे को मोटिवेट करता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो ज़रूर कमेंट करना। अगर कुछ आपका कुछ सजेशन होगा या फिर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है, आप फिर भी बताइए, क्योंकि कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।